हेलो 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 बेटा, कैसे हो आप सब लोग? हेलो 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 हेलो। तो मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार वेदांतु महाराष्ट्र 11-12 पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक टॉपिक जिसमें मैथमेटिकल चीज़ें आती है फिजिक्स के अंदर, है ना। ये ऐसा चैप्टर है जो आपने ये पढ़ाता है कि फिजिक्स के अंदर कौन सा मैथ्स आता है, इसकी पूरी जानकारी चैप्टर के अंदर है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर होता है वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाए, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, ओके। इंटीग्रेशन अगर है मैथ्स के अंदर तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कैसे होता है, अगर डेरिवेशन मैथ्स के अंदर है तो उसका एप्लीकेशन कैसे होता है फिजिक्स के अंदर। तो ये सारी बातें ये चैप्टर के अंदर आती है, इसलिए ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और बच्चों को इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए एक बार फिर से मैं आपके लिए चैप्टर लेकर के आया हूँ मैथमेटिकल मेथड। इसके कुछ टर्म्स आपको मैं फिर से एक बार बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है। जैसे हमारी है तत्व बुक सीरीज। तो अगर आप MST CT का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन है, लेकिन हम ये देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा पब्लिकेशन मुझे यूज़ करना चाहिए। तो बेटा MST CT के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा टाइम उसके ऊपर स्पेंड करके एक बहुत बढ़िया बुक आपके लिए बनाई है, ओके। और इस बुक के अंदर सारे पब्लिकेशन का स्टडी करके जो मार्केट में सारी चीज़ें हैं या फिर जो भी डिमांड है एग्जाम की उसको ध्यान में रखते हुए इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। इसमें हमने सिंपल लेवल के क्वेश्चन ऐड किए हैं, मीडियम लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के, सारे को यहाँ पर क्वेश्चन है। PYQ कैसे होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए नई नई चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताए गए हैं, इस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली आपको आगे के 2-3 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है और इसके ऊपर हमने काफ़ी मेहनत की है। तो अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ है, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमारे 11th वालों के लिए हमने न्यू बैच लाई है और 12th वालों के लिए हमारी शौर्य बैच है। ये पेड बैचेस है और पेड बैचेस में इस प्रकार से फीस का स्ट्रक्चर है। अगर आप 1 ईयर का प्लान लेना चाहते हो, अगर आप न्यू बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर ये 1 ईयर का पूरा प्लान है हमारा। अगर आप न्यू और शौर्य मतलब 11+12 2 ईयर का कोर्स लेना चाहते हो तो यहाँ पर अपनी ये प्राइस है, ओके। ये इस तरीके से प्राइस है। यहाँ पे प्राइम होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी प्लस होता है। इन्फिनिटी प्लस में ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको साल भर गाइड करता है, बार बार आपसे बात करता है और आपको बताता है कि आपकी जो समस्या है उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये होता है इन्फिनिटी प्लस में, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी आप रेगुलर कोर्स के लिए 1 ईयर का प्राइम बैच ले सकते हैं या फिर 2 ईयर का भी प्राइम बैच ले सकते हैं। न्यू सेपरेट ले सकते हैं, शौर्य सेपरेट ले सकते हैं, या फिर न्यू और शौर्य दोनों साथ में ले सकते हैं 2 ईयर्स के लिए, ओके। तो ये अपना हो गया न्यू और शौर्य का। अगर आप चाहते हो कि भैया न्यू और शौर्य का जो भी प्राइस है वहाँ पर मुझे डिस्काउंट मिले तो आप क्या कर सकते हो, IIV सेट की एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले तो हो सकता है कि आपको इसमें जो भी फीस है उसमें आपको 90% ऑफ मिल जाए, समझ रहे हो आप। तो इसके अंदर आपको 90% ऑफ मिल सकता है। चलिए उसके बाद अगर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो वेदांतु का, तो वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर कहाँ पर है महाराष्ट्र के अंदर, तो देख सकते हैं पुणे में 4 जगह पर है, PCMC में है, स्वारगेट में है, औंध में है, सिंहगड में है। तो ऐसे 4 जगह पे वेदांतु के सेंटर है। उसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ रिजन में अगर हम देखिए तर आपल्या विदर्भामध्ये आपण अमरावती, बुलढाणा, नागपूर या ठिकाणी वेदांतुचे सेंटर आहे। त्याशिवाय आपल्या मराठवाड्यामध्ये अहिल्यानगर आणि जळगाव या ठिकाणी आपल्याला हे सर्व पाहायला मिळेल। तशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये वेदांतुचे सेंटर तुम्हाला दिसतील, ओके। चला तर आता सुरुवात करूया आपण। तर याच्यामध्ये काय असतं, सगळ्यात पहिला कॉन्सेप्ट आहे स्केलर म्हणजे काय, ओके। तर स्केलर म्हणजे काय असतं बेटा, स्केलर म्हणजे अशी एक क्वांटिटी असते की ज्याच्यामध्ये आपण फक्त स्केलर म्हणजे अशी क्वांटिटी असते ज्यामध्ये आपण फक्त काय करतो, टाइम म्हणजे त्यामध्ये आपण नंबर आणि युनिट मेन्शन करतो। आपण समजा नंबर आणि युनिट जर मेन्शन केला तर त्याला म्हणतो आपण स्केलर क्वांटिटी। या क्वांटिटी ज्या असतात त्याला एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याला डायरेक्शनची आवश्यकता लागत नाही। या अशा क्वांटिटी असतात ज्याला एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याला डायरेक्शनची आवश्यकता नाही लागत। इथे मी आता टाइम सांगितलेला आहे, टाइम आता झालेला आहे 12 मिनिटे किंवा 12 मिनिटे 76 सेकंड इकडे टाइम झालेला आहे। तर या टाईममध्ये मला कुठेही डायरेक्शन सांगण्याची आवश्यकता नाही। अशा प्रकारे टाइम असतो, तर टाइम काय आहे, स्केलर क्वांटिटी आहे। नंतर आपण पाहिलं असेल याच्यात की स्केलर क्वांटिटी जर मी डिफाइन करायचा प्रयत्न केला तर काय असतं बेटा, स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज ओनली मॅग्नेट्यूड। स्केलर ही अशी फिजिकल क्वांटिटी आहे ज्याला मेजर करण्यासाठी आपल्याला डायरेक्शन एक्सप्लेन करण्याची आवश्यकता नाही, है ना। त्यासाठी आपल्याला फक्त मॅग्निट्यूड सांगावा लागतो, म्हणजे नंबर आणि युनिट आपल्याला सांगावं लागतो। जसं मासमध्ये आपण सांगितलं तर मला नंबर म्हणजे 10 आणि मला युनिट सांगावं लागतं 10 किलोग्राम। लेंथमध्ये मला 5 आणि
युनिट म्हणजे 5 मी लिहिलं, नंबर दिला आणि मी युनिट लिहिला 5 मीटर म्हणजे हे झालं याचं मॅग्निट्यूड. नंतर टाईममध्ये काय लिहिलं मी 7 आणि सेकंड म्हणजे मी नंबर दिला आणि याच्यामध्ये युनिट लिहिला मी, राईट. अशा प्रकारे हे काम करतं. नंतर पहा आता की व्हेक्टर म्हणजे काय असतं. व्हेक्टर म्हणजे अशा क्वांटिटी असतात ज्याला एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याला नंबरसुद्धा सांगावं लागतो आणि आपल्याला युनिटसुद्धा सांगावं लागतं आणि आपल्याला डायरेक्शनसुद्धा सांगावी लागते. कळलं का. आपल्याला सर्व गोष्टी सांगाव्या लागतात. जसं आता मी इथे म्हणतोय की मला पोझिशन, डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी जर सांगायचं असेल तर या केसमध्ये डिस्प्लेसमेंटसाठी मला डायरेक्शन सांगावी लागते. पोझिशन मला एक्सप्लेन करायची असेल तर मला डायरेक्शन सांगावी लागते. ओके. अगर मुझे पोजीशन बतानी है तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट में मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, वेलोसिटी में फिर भी मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. मतलब मैग्नीट्यूड तो होता ही है. एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वहाँ पर अगर मुझे नंबर बताना पड़ रहा है, यूनिट बताना पड़ रहा है और मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है, उसे बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी. बाद में है मोमेंटम. मोमेंटम के केस में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम के केस में मुझे फिर से नंबर, यूनिट एंड डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. फोर्स में वैसे ही होता है, फोर्स में मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ती है. तो ये सारी बातें हैं. ओके, आगे बढ़ते बेटा. आगे बढ़ते, आगे क्या बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना. वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखो यहाँ पर हमने एक एरो बनाया है. इस एरो में क्या होता है कि यहाँ उसका टेल होता है, इसको टेल बोला जाता है. ये इसका हेड होता है. हेड मतलब वो बताता है कि वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ना. यहाँ पर जो ए है वो टेल बता रहा है, बी जो है वो हेड बता रहा है. इसकी जो लेंथ है वो आपको बताती है मैग्नीट्यूड. अगर ज़्यादा लेंथ है मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कम लेंथ है तो मैग्नीट्यूड कम है. ओके. और थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में वो जो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ में वो जो एंगल बनाता है उसको बोला जाता है उसका डायरेक्शन. उसी से उसका डायरेक्शन डिसाइड होगा. आ रहा समझ में आपको. म्हणजे आपण काय करतो की हॉरिझॉन्टल सोबत त्याने जो अँगल तयार केलेला आहे त्याच्यावरनं त्याची आपण डायरेक्शन सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ओके बेटा. अब देखो आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ना. वेक्टर को हम देखो यहाँ पर आपने क्या किया, उसको ए बी से रिप्रेजेंट किया. ए बी से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा ए बी से हमने रिप्रेजेंट किया, उसके अलावा हम और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने वेक्टर लिया है ना, यहाँ पर हमने वेक्टर लिया, यहाँ पे हमने वेक्टर लिया, तो इसमें है ना, यहाँ पे हमने वेक्टर लिया, तो ये जो वेक्टर हमने लिया है उसमें ये जो है इसको हम सिंगल अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको हम सिंगल अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर बी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम उसको सिंगल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर पी में भी उसको हम सिंगल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है आपको. ए बी सी हमने तीनों वेक्टर बताए, हमने एरो बताया, टेल बताया, हेड बताया, लेकिन हमने यहाँ पर उसको सिंगल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया है और सिंगल अल्फ़ाबेट के हेड पर हमने यहाँ पर क्या दिखाया है, एरो दिखाया है. ओके. इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ओके. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर अगर है तो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में आर होता है. पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में आर होता है. वेलोसिटी के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में वी होता है. ओके. उसके बाद में हमारे पास में फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एफ ये वेक्टर होता है. आ रही बात समझ में. तो फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, वी को, वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं और पोजीशन को हम आर से डिनोट करते हैं. ये होता है रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर. अशा प्रकारे आपण वेक्टरला रिप्रेझेंट करतो. त्यामध्ये आपल्याला एरो दाखवावा लागतो आणि आपल्याला अल्फाबेट दाखवावा लागतो आणि अल्फाबेटच्या डोक्यावर आपल्याला एखादा हेड म्हणजे अल्फाबेटच्या डोक्यावर आपल्याला एरो देऊन त्यात तो वेक्टर आहे हे आपल्याला सांगावं लागतं. ओके. कळलं का. आता टाइप्स ऑफ वेक्टर की वेक्टरचे कसे टाइप असतात हे आता आपण पाहणार आहोत की कोणकोणत्या वेक्टरचे टाइप आहेत. तर तुम्ही पाहू शकता याच्यामध्ये पॅरलल वेक्टर. आता हे पॅरलल वेक्टर असे वेक्टर असतात जे एकमेकाला कधीही इंटरसेक्ट करत नाही. अशा वेक्टरला आपण म्हणतो पॅरलल वेक्टर्स. ओके. इथे पी आणि क्यू घेतला आपण तर पी आणि पी कुठेही एकमेकाला इंटरसेक्ट करत नाही. इथे ए आणि बी हा जो आहे तो सुद्धा एकमेकाला कुठेही इंटरसेक्ट करत नाही. जर हे दोन वेक्टर एकमेकाला इंटरसेक्ट करत नसतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण म्हणतो पॅरलल वेक्टर्स. त्याला आपण म्हणतो पॅरलल वेक्टर्स. नंतर इकडे पहा इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर म्हणजे असे वेक्टर असतात की जे एकमेकाला पॅरलल तर असतात पण त्याचा मॅग्निट्यूड सुद्धा इक्वल असतं. इथे आपण घेतला ए आणि बी तर ए आणि बी हे इक्वल वेक्टर्स आहेत आणि याचा मॅग्निट्यूड सुद्धा सेम आहे. इथे आपण घेतला पी आणि क्यू तर हे सुद्धा इक्वल वेक्टर आहेत आणि याचं हे सुद्धा इक्वल वेक्टर आहेत. कळलं का. हे सुद्धा इक्वल वेक्टर आहेत आणि याचं मॅग्निट्यूड सुद्धा कसं आहे, सेम आहे. याचं मॅग्निट्यूड सुद्धा सेम आहे. नंतर तुम्ही पाहू शकता अँटी पॅरलल वेक्टर्स है ना. कसे असतात अँटी पॅरलल वेक्टर्स. तुम्ही पाहू शकता इथे आपण ए घेतला, इथे आपण बी घेतला तर हे वेक्टर जे असतात ते एकमेकाला पॅरलल तर आहेत पण ते अपोजिट डायरेक्शनने ट्रॅव्हल करत आहेत. म्हणजे पी आणि जर आपण क्यू घेतला तर पी वेगळ्या डायरेक्शन जातो आहे आणि क्यू आपल्या वेगळ्या डायरेक्शनने जातो आहे. म्हणजे हे पॅरलल तर आहेत पण ते एकामेकाच्या डायरेक्शनच्या अपोजिट आहे. याची डायरेक्शन वेगळी आहे, याची डायरेक्शन त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट आहे.
याला म्हणतो आपण अँटी पॅरलल. पॅरलल असतात पण त्यांची डायरेक्शन अपोजिट असते, त्याला म्हणतो आपण अँटी पॅरलल व्हेक्टर्स. त्याला म्हणतो आपण अँटी पॅरलल व्हेक्टर्स. येस, ओके, कळलं इथपर्यंत? एंटी पैरेलल वेक्टर्स. उसके बाद में देखो निगेटिव वेक्टर्स है ना. निगेटिव वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए और बी की अगर मैं बात करता हूं तो ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल तो है, डायरेक्शन अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है. समझ रहे हो आप? मतलब पी और क्यू जो है ये निगेटिव वेक्टर्स कब कहलाएंगे? जब वो पैरेलल भी रहेंगे, मतलब पैरेलल तो है और डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है ना. समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में इसको बोला जाता है निगेटिव वेक्टर्स. ऐसे केस में इसको बोला जाता है निगेटिव वेक्टर्स. ओके, चल. उसके बाद देखो कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर मतलब क्या? लाईन. समजा दोन वेक्टर एका लाईनवर असतील तर आपण त्याला म्हणतो कोलिनियर वेक्टर. एका लाईनवर असणारे वेक्टर्स. म्हणजे इथे आपण ए आणि बी जर घेतला तर हे दोन्ही वेक्टर एका लाईनवर आहेत, है ना. हे दोन्ही वेक्टर कसे आहेत? एका लाईनवर आहेत. कळलं? हे दोन्ही वेक्टर कसे एका लाईनवर आहेत? कळलं? दोन्ही वेक्टर कसे आहे? एका लाईनवर. त्याला म्हणतो आपण कोलिनियर वेक्टर्स. त्याला म्हणतो आपण कोलिनियर वेक्टर्स. येस, इथे पी आणि क्यू सुद्धा कसे आहे? कोलिनियर वेक्टर्स. हे दोन्हीही एका लाईनवर आहेत. ओके. त्याच्यानंतर बघा को इनिशियल वेक्टर है ना. को इनिशियल म्हणजे काय? आता इथे ए बी आणि सी आपण इकडे ए बी सी डी घेतला तर या सर्वांचा जो इनिशियल पॉईंट आहे म्हणजे स्टार्टिंग जो पॉईंट आहे तो सेमच आहे. ए बी सी आणि डी ते एकाच पॉईंटमधनं हे निघणारे वेक्टर आहेत, मग त्यांना आपण म्हणतो को इनिशियल वेक्टर. को म्हणजे काय? सोबत. इनिशियल म्हणजे काय? सुरुवात. ज्यांची सुरुवात एकाच बिंदूपासून होते, ज्यांची सुरुवात एका पॉईंटपासून होते त्याला म्हणतो आपण को इनिशियल वेक्टर्स. ओके. उसके बाद में देखो को टर्मिनस वेक्टर. को टर्मिनस का मतलब क्या होता है कि मान लो कि बहुत सारे वेक्टर एक पॉइंट पर आकर के एंड हो रहे हैं, है ना. असे खूप सारे वेक्टर आहेत जे एका पॉईंटवर येऊन एंड होतात, त्यांना म्हणतो आपण को टर्मिनस वेक्टर. को टर्मिनस वेक्टर त्याला आपण म्हणतो. नंतर पहा इथे को प्लेनर वेक्टर्स. त्याला आपण म्हणतो का को प्लेनर वेक्टर. म्हणजे इथे आपल्याकडे ए आहे, बी आहे, सी आहे, डी आहे, तर हे को प्लेनर आहेत. म्हणजे हे सर्व वेक्टर एका प्लेनमध्ये आहेत. हा जो एक बोर्ड आहे हा एक प्लेन आहे आणि याच्यावर काढणाऱ्या म्हणजे हा जो बोर्ड आहे तो एक प्लेन आहे आणि या बोर्डवर ज्या आपण डायग्राम काढणार आहोत त्या सर्व डायग्राम या को प्लेनर डायग्राम असणार आहेत. कळलं का? तर हे सर्व ए बी सी डी काय झाले? हे एका प्लेनवर असणारे वेक्टर आहेत. मग हे झाले को प्लेनर वेक्टर्स. नंतर आपल्याकडे काय आहे? नॉन को प्लेनर वेक्टर्स. नॉन को प्लेनर है ना. म्हणजे आता समजा माझ्याकडे हा बोर्डचा प्लेन आहे आणि मी बोर्डचा प्लेन घेतला आणि नंतर मी इकडे मोबाईल घेतला. हा मोबाईल घेतला मी, तर हा बोर्डचा प्लेन आहे. नंतर इकडे मोबाईल मी ठेवला तर मोबाईलचा जो प्लेन आहे आणि बोर्डचा प्लेन आहे दोन्हीही एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. समजा मोबाईलवर मी एखादी डायग्राम काढली, ती डायग्राम आणि नंतर मी समजा बोर्डवर एखादी डायग्राम काढली, तर या दोन्ही डायग्राम नॉन को प्लेनर डायग्राम असतील. या दोन्ही डायग्राम नॉन को प्लेनर डायग्राम असतील. ओके, चल आगे बढ़ते. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर के टाइप्स है ना. वेक्टर के टाइप्स, वेक्टरचे टाइप्स कोणते असतात है ना. ओके, म्हणजे हे झालं आपलं. ओके झालं म्हणजे रिपीट झालं हे. तर आपण हे आधी पाहिलं आहे. आता बा वेक्टरची ॲडिशन आपण कशा प्रकारे करू शकतो? तर वेक्टरची ॲडिशनसाठी आपल्याकडे असतो ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन. आता ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशनमध्ये काय असतं पहा. आता इथे पहा याच्यामध्ये. ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, चल मग तुम्हाला सांगतो समजावून मी. हे पहा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. याच्यामध्ये काय असतं पहा आता की हा एक वेक्टर आहे आणि हा एक वेक्टर आहे. ए वेक्टर झाला, बी वेक्टर झाला. आता ए वेक्टरची जी सुरुवात आहे आणि बी वेक्टरचा जो एंड आहे, कळलं का. हा ए वेक्टर आहे, हा बी वेक्टर आहे. तर तुम्हाला पाहू शकता तुम्ही की ए वेक्टरचा जो टेल आहे म्हणजे ए वेक्टरची शेपटी आहे आणि बी वेक्टरचा हेड आहे. ओके, कळलं. एक ए वेक्टरची शेपटी आहे आणि बी वेक्टरचा हेड आहे. तर मी काय केलं, एक लाईन काढली आणि ही जी लाईन आहे ती ए पासनं बी पर्यंत जाते. ओके, तर हा जो सी वेक्टर आहे त्याची सुरुवात एच्या शेपटीपासून होते आणि बीच्या डोक्यावर तो थांबतो. कळलं का. हा जो सी आहे तो मी असा वेक्टर काढला. ए आणि बीला, हे बा ए आणि बी वेक्टर आहे आणि मला याची ॲडिशन सांगायची आहे. याच्या ॲडिशनचा मला वेक्टर रिप्रेझेंट करायचा आहे. तर मी कसा करू शकतो की समजा या दोन साईड ट्रायंगलच्या दोन साईड सारख्या दिसत असतील तर मी तिसरी साईड ट्रायंगलची तिसरी साईड म्हणून काढतो आणि ती साईड या दोघांची ॲडिशन रिप्रेझेंट करेल. तर आता हा जो सी वेक्टर आहे तो ए आणि बीची ॲडिशन रिप्रेझेंट करतो आहे. तर सीची सुरुवात जी आहे ती बी एच्या टेलपासून सुरुवात होते आणि बीच्या हेडपर्यंत तो एंड होतो है ना. सीची सुरुवात जी आहे ती एच्या शेपटीपासून सुरुवात होते त्याची आणि बीच्या हेडपर्यंत तो जातो. म्हणजे हे झालं सीचं रिप्रेझेंटेशन. हे झालं सीचं रिप्रेझेंटेशन. कळलं का. हे झालं सीचं रिप्रेझेंटेशन. म्हणजे सी वेक्टर इज इक्वल टू
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर असं आपण लिहितो. नंतर आपण पाहू शकतो इथे पॅरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है ना, पॅरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर तुम्ही पाहू शकता इथे. आता हे दोन वेक्टर आहे ए आणि बी, आणि ये दोनों वेक्टर एका पॉइंट में निकाले हैं है ना. ये दोनों जो वेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट के अंदर से निकले हुए हैं. इस तरीके से हमने उसको निकाला है. बाद में हमने क्या किया, ए वेक्टर का पैरेलल वेक्टर निकाला यहाँ पे है ना. ए वेक्टर का हमने यहाँ पर पैरेलल वेक्टर निकाला है ना. ए वेक्टर का हमने यहाँ पर पैरेलल वेक्टर निकाला है और बी का भी हमने यहाँ पर पैरेलल वेक्टर निकाला है. अब ऐसे केस में हम किस प्रकार से इसका एडिशन का वेक्टर रिप्रेजेंट करें. पहले हमने क्या किया था, हमने ऐसा वेक्टर लिया था ए और बी के समय, हमने ऐसा वेक्टर लिया था कि भैया सी ऐसा निकालेंगे कि वो ए के टेल से स्टार्ट होगा और बी के हेड पे वो एंड होगा. अब इस केस में क्या करना चाहिए, अगर ए और बी के इनिशियल पॉइंट से अगर हम एक रिजल्टेड को निकाल रहे हैं, ए और बी के इनिशियल पॉइंट से अगर उसको निकाल रहे हैं, तो उसका जो हेड है वो दोनों के हेड के पास एंड होना चाहिए. ओके, पहले क्या होता था कि ओनली वन वेक्टर का इनिशियल और बी वेक्टर का एंड है ना. यहाँ पर दो ही वेक्टर थे अपने पास, तो एक वेक्टर का टेल और एक वेक्टर का हेड हम यूज कर रहे थे रिजल्टंट को निकालने के लिए. यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॅरलेलोग्राम लॉ में इथे आपण काय करणार आहोत की आपण असा वेक्टर काढणार आहोत की तो दोघांच्या शेपटीपासून सुरुवात होईल त्याची आणि दोघांच्या हेडवर तो एंड होईल. की दोघांची शेपटी आणि दोघांचं हेड आपण इथे घेतो आणि अशा प्रकारे आपण डायगोनल रिप्रेझेंट करतो है ना. अशा प्रकारे हा जो डायगोनल आहे तो ए आणि बी ची ॲडिशन या इथे रिप्रेझेंट करणार आहे. कळलं का तुम्हाला, कळलं का. इथे आपण डी वेक्टर हा जो आहे तो आपण ए आणि बी ची ॲडिशनच्या सारखा रिप्रेझेंट करणार आहोत. ओके, इथे आपण ए आणि बी ची ॲडिशन म्हणून डी हा वेक्टर रिप्रेझेंट करणार आहोत. ओके, कळलं. इथे पहा, आता इथे असा वेक्टर दाखवलेला आहे ए आणि बी, तर हा पॅरलेलोग्राम सारखा आपण याला रिप्रेझेंट करू शकतो. ए आणि बी एका पॉईंटमध्ये निघालेले आहेत, या दोघांचा रिझल्टंट दाखवायचा असेल आपल्याला तर बीचा पॅरल इकडे घेतला आपण आणि ए चा पॅरल इथे घेतला, याला आपण जोडलं. आता या दोघांच्या इनिशियल पॉईंटपासून वेक्टर निघेल आणि दोघांच्या हेडपर्यंत तो जाईल. तर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपण इथे घेतलेला आहे. ओके, आता हां, कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी, तर याला मी काय म्हणतो, पाणी आणि मीठ, नमक और पानी इसको मैं बोलता हूँ. इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, नमक और पानी. सब कुछ सही चल रहा है, हाँ सब कुछ सही चल रहा है. इसको मैं बोलता हूँ नमक और पानी. ओके, अब ए और बी मतलब यहाँ पर ट्रायंगल लॉ है ना, ट्रायंगल लॉ की हम बात कर रहे हैं. उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए और बी का एडिशन कर रहे हैं. ओके, ए और बी का एडिशन कर रहे हैं. तो इसमें देखो, पानी में नमक डालो या फिर नमक में पानी डालो, दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नमक अगर है, नमक में पानी डालो तो भी मिक्स होने वाला है, पानी में नमक डालो तब भी मिक्स होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं बनने वाली इसके अंदर. उसी प्रकार से अगर मैं ए और बी की एडिशन करता हूँ, तो अगर मैं है ना ए और बी की एडिशन करूँ है ना, यहाँ पर मैं ए ले लो, यहाँ पर बी ले लो, यहाँ पर ए ले लो, यहाँ पर बी ले लो, यहाँ पर बी ले लो, यहाँ पर ए ले लो, तो कोई यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं फर्क पड़ने वाला. यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ए प्लस बी मैंने किया और मैंने बी प्लस ए किया, तो ए प्लस बी किया और मुझे बी प्लस ए किया, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ए और ए में बी ऐड करो, बी में ए ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन की, तो उसको ले जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मतलब वेक्टर को अगर हमने ए और बी ऐड किया तो हम बी में ए ऐड कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा हम कर सकते हैं. दैट वी कॉल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद में होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. हमने डी यहाँ पर लिया, तो देखो यहाँ पे एसोसिएटिव मतलब ग्रुप है ना, ग्रुप. देखो यहाँ पे मेरे पास में 3 वेक्टर थे, यहाँ पर मेरे पास ए बी और सी वेक्टर था, और इन तीनों की एडिशन मैंने कैसे बताई, ए बी और सी. तो इन तीनों का जो एडिशन है मैंने ऐसे बताया कि मान लीजिए ए का जो टेल है वहाँ से मैंने एक वेक्टर निकाला, ए के टेल से मैंने वेक्टर निकाला और वो सी के हेड पर जाकर के रुका. तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई है और ये जो लाइन है वो ए के टेल से निकलती है, सी के हेड पर पहुँचती है. तो यहाँ पर डी जो बनेगा, दैट डी वी कॉल्ड, वो जो डी यहाँ पर बना हुआ है दैट डी वी कॉल्ड रिजल्टेंट है ना, या फिर डी को हम बोलेंगे ए बी सी का एडिशन. ओके, ए बी सी का एडिशन बोलेंगे, तो डी को हम बोलेंगे ए बी सी का एडिशन. तो उसमें हम ए और बी का एडिशन, ए और बी का यहाँ पर ग्रुप कर सकते हैं हम, ए और बी का ग्रुप करके उसमें सी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम बी और सी का ग्रुप करके उसमें ए ऐड कर सकते हैं. ओके, ए और बी का ग्रुप करके सी ऐड करो या फिर बी और सी का ग्रुप करके उसमें ए ऐड करो. इस प्रकार से ये काम करता है. ओके, मतलब इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि ए में बी मिलाओ. इसको बोलता हूँ, मतलब मान लिया आपने क्या किया, खिचडी अपने को बनानी है ना, तर आपण काय घेतलं, आपल्याला खिचडी बनवायची आहे. आपण काय तांदूळ घेतलं, डाळ घेतली आणि आपण काही व्हेजिटेबल घेतलं. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, खिचडी बनवायची आहे पण त्यामध्ये आपल्याला व्हेजिटेबल टाकून बनवायची आहे. म्हणजे कोबी भात बनवायचा आहे पण त्यामध्ये आपल्याला डाळ पण टाकायची आहे असं. तर आपण काय केलं,
आपण तांदूळ आणि डाळ घेतली, भाजी वेगळी बनवली, नंतर आपण मिक्स करून खाल्ली तर काय झालं, खिचडी झाली. नंतर आपण काय केलं, आपण तांदूळ वेगळा शिजवला, आणि नंतर आपण डाळ आणि भाजी म्हणजे आपण काय केलं, डाळ भाजी तयार केली. म्हणजे एखादा व्हेजिटेबल घेतला आपण, ते आपण वरणात टाकलं आणि आपण डाळ भाजी तयार केली. तर डाळ भाजी आपण भातासोबत खाल्ली, म्हणजे हे पण काय झालं, खिचडीच झाली. इथे पण खिचडी झाली, इथे पण खिचडी झाली. म्हणजे काय झालं, ग्रुप तयार केले फक्त आपण. तरी या दोघांमध्ये काही फरक पडत नाही. इथे पण खिचडी तयार होणार आहे, इथे सुद्धा खिचडी तयार होणार आहे. याला म्हणतो आपण असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. नंतर आपण घ्यायचं सबट्रॅक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टरचं सबट्रॅक्शन. आता तुम्हाला मी नेहमी सांगतो की आपण काय घेतलं, आपण समजा आलू घेतलं, त्याला आपण स्लाइस केलं, त्याला आपण बेसनामध्ये टाकलं आणि त्याला आपण तेलामध्ये फ्राय केलं. तर माझ्याकडे काय तयार झालं, आलूपासून तयार झालेला भजिया, त्याला म्हणतो आपण आलू भजिया. तशा प्रकारे आपण कांदा घेतला, कांदा आपण बेसनामध्ये टाकला आणि नंतर तो आपण तेलामध्ये फ्राय केला, तर मला मिळाला कांदा भजिया. ओके. पण आता आपण दुकानामध्ये जाऊन असं म्हणू शकतो, हे का ना, आपण कधी शॉपमध्ये गेलो, आपण असं म्हणू शकतो की मला आलू भजी द्या, की मला कांदा भजी द्या, असं म्हणू शकतो मी. पण मी असं म्हणू शकतो का, की समजा मी ब्रेड घेतली, ब्रेड समजा मी बेसनामध्ये ॲड केली आणि नंतर त्या बेसनामध्ये त्याला मी ऑइलमध्ये टाकली आणि त्याला फ्राय केली, तर मी त्याला असं नाही म्हणत की तो मला बेसनवाला भजिया चाहिए, असं म्हणतो का मी, नाही. आलू वाला भजिया चलेगा, कांदा वाला भजिया चलेगा, लेकिन ब्रेड वाला भजिया उसको बोलते हैं क्या, नहीं, उसको हम बोलते हैं पैटिस. समझ में आ रहा है. तो ये ऐसा ही विषय यहाँ पर, उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे को ब्रेड वाला भजिया दो. ओके. कांदा भजी द्या, आलू भजी द्या आणि ब्रेड भजी द्या असं आपण म्हणत नाही. इथे थोडा वेगळा प्रकार आहे. म्हणजे आपण इथे म्हणतो की ए मधनं मी बी मायनस केला, आपण ए वजा बी असं म्हणत नाही. तर याला म्हणण्याची पद्धत थोडी वेगळी आहे. ओके. तसं पाहिलं तर ब्रेड आपण बेसनामध्ये टाकली आणि फ्राय केली तर ती ब्रेड भजिया झालेला आहे तो. पण त्याला आपण ब्रेड भजिया म्हणू शकत नाही, त्याला आपण पॅटिस असं म्हणतो. थोडंसं एक वेगळी लँग्वेज तयार होणार त्याच्यामध्ये. तर याला मी म्हणतो ए वेक्टर. इथे मी ए वेक्टर घेतला, प्लस घेतला मी इथे, आणि इथे घेतला मी मायनस बी वेक्टर. म्हणजे ए मध्ये मी काय करतोय, मायनस बी ॲड करतो. याचा अर्थ आहे की मी ए मधनं बी सबट्रॅक्ट करतोय. ओके. ए वजा बीचा अर्थ काय, की ए मध्ये मायनस बी ॲड करणे. तर वेक्टरच्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला असं म्हणावं लागेल. कळलं का मित्रांनो, कळलं इथपर्यंत. नंतर पहा वेक्टरची ॲडिशन आणि ॲनालिटिकल मेथड. ओके. हे थोडंसं वेगळं आहे. ओके. तर याच्यामध्ये मी मुलांना नेहमी सांगतो की आता याच्यामध्ये खूप जास्त तुम्ही डिटेलमध्ये जाऊ नका. तुम्हाला सिंपल मी पद्धत सांगतो आहे. सिंपल पद्धत काय आहे की आता माझ्याकडे समजा, ओके, बरेचदा हे काय होतं की व्हाईट बॅकग्राऊंड जे असतं ते थोडं डोळ्यांना त्रास देतं, म्हणून मी बरेचदा ब्लॅक बॅकग्राऊंड इथे घेत असतो. आता समजा मी इथे ब्लॅक बॅकग्राऊंड घेतलं तर तुम्हाला सांगतो वेळा इथे की हा एक वेक्टर आहे आणि माझ्याकडे हा एक वेक्टर आहे आणि नंतर इथे एक थीटा असतो. इथे मी घेतला थीटा. ओके. तर इथे मी घेतला थीटा, तर माझ्याकडे ए वेक्टर झाला, नंतर माझ्याकडे बी वेक्टर झाला, असे माझ्याकडे दोन वेक्टर झाली, ए आणि बी, है ना. ए आणि बी वेक्टर माझ्याकडे झाले. तर मला या दोघांचा रिझल्टंट काढायचा असेल तर माझ्याकडे फॉर्म्युला असतो की आर इज इक्वल टू रिझल्टंट, है ना. मला आर म्हणजे ए आणि बीचा रिझल्टंट काढायचा आहे. तर मी काय करतो, एचा मॅग्निट्यूड घेतो, मी एचा स्क्वेअर घेतो, इथे मी बीचा स्क्वेअर घेतो, इथे मी घेतो ट्वाईस ए बी आणि इथे मी घेतो कॉस थिटा. आणि थिटा जो असला पाहिजे तो दोन वेक्टरमधला छोटा अँगल असला पाहिजे. अशा प्रकारे मी इथे घेत असतो. हा झाला ए बी म्हणजे रिझल्टंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ट्वाईस ए बी कॉस थिटा. याच्यामध्ये आता टॅन थिटा घेतला जातो, टॅन अल्फा घेतला जातो, टॅन अल्फा म्हणजे या दोघांचा रिझल्टंट, म्हणजे हा दोघांचा रिझल्टंट इथे चाललेला आहे. तर इथे यांनी हॉरिझॉन्टल सोबत एक अँगल तयार केला, तो आहे अल्फा. तर मी टॅन अल्फाची व्हॅल्यू काढताना इथे थोडंसं एक फॉर्म्युला आहे, तो थोडासा तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल. आणि तो फॉर्म्युला असा असतो. ओके. तो फॉर्म्युला अशा प्रकारे असतो, हा, बी साइन थिटा अपॉन बी प्लस क्यू कॉस थिटा. हां. तर इथे एक फॉर्म्युला असा असतो टॅन अल्फाचा की सेकंड वेक्टर आहे ना, इथे मी येतो बी साइन थिटा डिवायडेड बाय आपण घेतो ए प्लस बी कॉस थिटा, ए प्लस बी कॉस थिटा, बी साइन थिटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थिटा. कळलं का. बी साइन थिटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थिटा. अशा प्रकारे मी याचा जो आहे याची डायरेक्शन म्हणजे रिझल्टंटची डायरेक्शन सांगण्याचा इथे प्रयत्न करतो, या फॉर्म्युल्याचा उपयोग करू, है ना. बी साइन थिटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थिटा. अशा प्रकारे मी याचा सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ओके. इथे काय लिहिलेलं आहे आपण, बरोबर इथे आपण हेच लिहिलं आहे, क्यू साइन थिटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थिटा. आता इथे पहिला वेक्टर पी आहे, दुसरा क्यू आहे, तर दुसऱ्या वेक्टरचा साइन थिटा क्यू साइन थिटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थिटा. अशा प्रकारे आपण याला रिप्रेझेंट करतो. ओके. ओके. ऐसी बात.
ओके, ऐसा हो गया। चलो ओके, तो याच्यामध्ये आणखी कन्सेप्ट आहे, याच्यामध्ये आणखी कन्सेप्ट आहे रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर, है ना, याच्यामध्ये आणखी कन्सेप्ट आहे रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर, की वेक्टरला कसं रिझॉल्व करावं लागतं। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब क्लियर है यहाँ पर। हाँ ठीक है, सब कुछ क्लियर है। वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जाता है ना, तो देखो आपने 9th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था कि मान लीजिए ये ऐसा लगेज है आपके पास में कोई लगेज है, तो मैं क्या करता हूँ, लगेज को लेकर के इसको ऐसा खींचता हूँ, तो यहाँ पर एक फोर्स तैयार होता है। लेकिन ये जो बॉडी है ये फोर्स के डायरेक्शन में ना जाते हुए, ये जो बॉडी है वो फोर्स के डायरेक्शन में ना जाते हुए, ये जो बॉडी है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बना है एंगल थीटा, तो एफ का जो कंपोनेंट है वो बनेगा एफ कॉस थीटा, ऐसा ही कंपोनेंट बनने वाला है ना, समझ में रहे, है ना। एडजेसेंट साइड तो ये बनेगा एफ कॉस थीटा, और इसका ऊपर वाला कंपोनेंट जो है वो एफ साइन थीटा, ऐसा यहाँ पर कंपोनेंट बनने वाला है। एफ साइन थीटा यहाँ पर, एफ कॉस थीटा ऐसा यहाँ पर कंपोनेंट बनने वाला है। ओके, इसी को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। अब इसका काम क्यों पड़ता है, मान लीजिए कि कोई बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है, जब वो बॉल को हिट करेगा और बॉल इस तरीके से बाउंड्री की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ से, तो मान लीजिए कि हमने बैट्समैन ने उसको हिट किया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, लेकिन बॉल जो है वो आगे भी जा रही है और बॉल ऊपर भी जा रही है। तो इसको कैसे बताया जाए, इसको कैसे दिखाया जाए, इसको कैसे बताया जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा बनने वाला है, तो यहाँ पर क्या बनेगा वी कॉस थीटा यहाँ पर बनने वाला है, और ऊपर क्या बनेगा वी साइन थीटा यहाँ पर बनने वाला है। इस तरह से काम करता है। वी कॉस थीटा है, वी कॉस थीटा इसको आगे लेके जाता है, वी साइन थीटा इसको ऊपर लेके जाता है, वी कॉस थीटा इसको आगे लेके जाता है, वी साइन थीटा इसको ऊपर लेके जाता है। ओके, इस तरीके से ये काम करता है, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा, इस तरीके से ये काम करता है। ओके, इस तरीके से ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, इसको बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोला जाता है। आ रही बात समझ में, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोला जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, चलिए और क्या बोला गया है यहाँ पर। ओके, अब देखो एक होता है मल्टीप्लाइंग वेक्टर, है ना। वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मैं वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करने की बात करूँ तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। ओके, वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन में करने में दो चीज़ें होती है, देखो, है ना। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तो मैं बच्चों को समझाता हूँ कि आप किसी चाय वाले के पास में गए, है ना, तो हमें चाय लेनी है वहाँ पे। ओके, मान लीजिए मैं चाय वाला हूँ, आप मेरे पास में आए, आपने बोला कि बताइए कि है ना, आप मेरे पास में, मेरे पास चाय है, तो मैं चाय बेचता हूँ मान लीजिए, तो आपने बोला कि मुझे चाय चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे पास दो वेराइटी है, एक है मेरे पास इलायची वाला चाय और एक मेरे पास अदरक वाला चाय। मेरे पास दो प्रकार की चाय है, एक इलायची वाला चाय है और मेरा अदरक वाला चाय, दो चाय है। ओके, तो उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब अदरक कैसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को मैं बोलता हूँ अदरक वाली चाय, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है, इसके अंदर चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है, इसके अंदर चीज़ें बहुत सिंपल होती है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट में कैसा होता है ए डॉट बी, तो यहाँ पर आएगा ए बी कॉस थीटा, है ना। अगर ए डॉट बी है तो इसमें आएगा ए बी कॉस थीटा, और अगर मैंने ए क्रॉस बी किया यहाँ पर आएगा ए बी साइन थीटा, है ना। इसमें क्या आएगा ए बी साइन थीटा, ऐसी यहाँ पर बात होने वाली। तो यहाँ पर आता है साइन थीटा और यहाँ पर आता है कॉस थीटा, है ना। ये होता है अपना डॉट प्रोडक्ट, ये होता है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। बस आपको याद रखना है कि डॉट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस में साइन थीटा होता है। ये जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसमें अपने को डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये होता है वेक्टर, इसके अंदर अपने को डायरेक्शन बतानी पड़ती है। ओके, ऐसा होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर बनता है ना, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, हमारे पास में दो वेक्टर है ए और बी, तो ए और बी का हमें क्रॉस करना है। तो मेरे पास में ए वेक्टर है, मेरे पास बी वेक्टर है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ, तो मेरे पास थंब आएगा। तो अगर मैंने ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी में जो वेक्टर आने वाला है वो जा रहा है इसकी तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ए क्रॉस बी थंब जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो थंब बता रहा है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। अगर ए और बी एक प्लेन में है तो सी इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा होता। ओके, ऐसा। चलो, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल। जैसे टॉर्क, मैं टॉर्क की बात करता हूँ, टॉर्क मतलब क्या होता है,
आर क्रॉस एफ, है ना, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो इसमें आता है आर एफ साइन थीटा, यहाँ पर हम लिखते हैं टॉर्क हो गया, पोजीशन हो गया, फोर्स हो गया। उसके बाद में है मोमेंट ऑफ वेक्टर, है ना, मोमेंट ऑफ वेक्टर में यहाँ पर हम बात करते हैं आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। ओके, तो ये आर और पी हो गया, तो ये आर क्रॉस पी मतलब मोमेंट, है ना, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम है जिसमें हम आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम करते हैं। तो आर पी इज इक्वल टू साइन थीटा अपना होने वाला। तो ए एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। ओके, तो ये सारी बातें हैं। वैसे चैप्टर ये बहुत बड़ा है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मतलब देखो, आई क्रॉस जे करो तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करो तो आई मिलेगा, ओके, के क्रॉस आई करो तो जे मिलेगा, इस प्रकार से। अगर उल्टा जाओगे तो जैसे मैं जाता हूँ जे क्रॉस आई तो निगेटिव के मिलेगा, आई क्रॉस के करता हूँ निगेटिव जे मिलेगा, ओके, के क्रॉस जे करता हूँ तो निगेटिव आई मिलेगा। इस प्रकार से ये काम करता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये बहुत बेसिकली चैप्टर ये बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में आपको मैंने समझा है। और इसमें जो मैंने बताया ये चीज़ें रेगुलर आती है और बहुत काम में आती है। इसको ध्यान में रखना, इसको नोट करके रखना। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपके मन में अगर कुछ है, आपके को कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो 11th स्टैंडर्ड में, तो आप मुझे बता सकते हो, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।